विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, 14 बीघा स्थान का नाम है। वैसे यहाँ का नाम क्या है? सूर्याग्राम। क्या नाम है? जो ऑफिशियल नेम है वो सूर्याग्राम है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण माताओं और बहनों की अस्मिता पर हुआ। 42 शहादतें हुई, उनमें से एक शहादत इस क्षेत्र के एक युवा, जिनका नाम क्या था? सूर्य प्रकाश थपलियाल, वो शहीद हो गए थे रामपुर तिरहा कांड में। तो उनके नाम पर इस जगह का नाम क्या है? वैसे सूर्याग्राम है, पर क्योंकि पहले से ही लोग 14 बीघा बोलते हैं तो इसलिए 14 बीघा ही चलन में आ रहा है। ठीक है, यहीं पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। 17 दिसंबर 2023 को आप लोगों का RO का पेपर है। तो एक रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोगों को हल्का हल्का क्या कराया जा रहा है, मोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो बताए जा रहे हैं। आज हमने करना है पाल। ठीक है, पाल वंश। होता क्या है कि हम बड़े बड़े चैप्टर पकड़ते हैं, मौर्य पकड़ते हैं, गुप्त पकड़ते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग क्या करता है? ये छोटे छोटी जो डायनेस्टीज हैं, छोटी तो नहीं है बट मौर्य और गुप्त की तुलना में छोटी डायनेस्टीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो। खासकर उपाधियों से क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हो सकता है दिख जाए पेपर में। तो अगर एक क्लास से आपको 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का भी फायदा मिलता है तो हम लोग समझेंगे कि हमारी जो तपस्या है वो क्या हो गई? सफल हो गई। ठीक है, तो बंगाल के पाल, कल भी बताया था मैंने कि पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। तो साथ में ये भी बताया था मैंने, गोपाल को जनता द्वारा क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था कि आप हमारे राजा बने। ठीक है, एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था ये कि जनता द्वारा किसको बुलाया गया था क्या करने के लिए? राजा बनने के लिए। तो पाल वंश के शासक गोपाल को। अब इसमें एक मैंने आपको बता ही रखा है कि एक इम्पॉर्टेंट होते हैं धर्मपाल, महाराजा धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान को प्रश्रय देता था। वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म का एक क्या है? उसी में से निकला हुआ एक क्या है? भाग है। मतलब वज्रयान, जादू टोने पर विश्वास करते हैं वज्रयानी, और वज्रयान को प्रश्रय देता था कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और भी थे विक्रमशिला के अलावा। सोमपुरी जो पहाड़पुर में है, उसकी भी स्थापना की थी महाराजा धर्मपाल ने। ठीक, बाकी धर्मपाल के राज्यसभा में एक बड़ा बौद्ध विद्वान, बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। कौन निवास करता था? हरिभद्र। ठीक, उसके बाद देवपाल आते हैं। देवपाल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देवपाल की एक उपाधि पूछता है कि परम सौगात। क्या पूछता है? परम सौगात किसकी उपाधि है? तो आपने आंसर देना है क्या? देवपाल की। और कुछ विद्वान बताते हैं कि उदंतपुरी विहार की जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है उसका निर्माण किसने कराया था? आंसर देवपाल ने। उदंतपुरी। ये यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं। कभी मैंने कहा कि जो आज से 20 साल पहले यूपीएससी के क्वेश्चन रहे, वो फिल्टर होते 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 वहां तक अब लोक सेवा आयोग के मतलब पहुंच में आ गए हैं वो क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उदंतपुरी विहार की स्थापना किसने की? आंसर देवपाल ने की। ठीक है, एक महिपाल आते हैं इसमें। महिपाल को दूसरा संस्थापक माना जाता है पाल वंश का। क्या माना जाता है? दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? महिपाल को। कहा जाता है कि महिपाल के समय में जो चोल वंश के राजेंद्र चोल थे, जिन्हें पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने इनको पराजित किया था। किसको? महिपाल को। ठीक है, और बंगाल में मैंने एक किताब बताई थी आपको, जिमुतवाहन की दाय भाग। जैसे एक तो मैंने बताई थी मनुस्मृति, एक बताई थी मैंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, एक मैं ये बता रहा हूं दाय भाग। किसकी? जिमुतवाहन की दाय भाग। तो जो जिमुतवाहन थे जिन्होंने दाय भाग लिखी, वो भी इन्हीं पाल राजाओं के क्या थे? संरक्षण में थे, और इन्हीं का जो विधि पुस्तक थी वो चलती थी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक किताब आती है रामपाल चरित। कौन सी? क्वेश्चन पूछता रामपाल चरित किसने लिखी? तो आंसर होता संध्याकर नंदी ने लिखी। किसने लिखी? संध्याकर नंदी ने लिखी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि एक अरबी व्यापारी था सुलेमान। कौन था? अरबी व्यापारी सुलेमान। उसने पाल साम्राज्य को क्या कहा है? तो आंसर होता है रोहमा कहा है। क्या कहा है? रोहमा कहा है। ठीक है, बाकी 400 वर्ष तक चला इनका शासनकाल। उसके बाद कुछ विशेष नहीं है। अगला जो वंश आता है वो सेन वंश आता है बंगाल में। कौन आता है? सेन वंश। सेन वंश का जो
संस्थापक था वो सामंत सेन था। उसके बाद विजय सेन हम पढ़ते हैं, विजय सेन में देवपाड़ा प्रशस्ति पढ़ते हैं हम। विजय सेन की जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देवपाड़ा प्रशस्ति। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट होता है बल्लाल सेन। कौन आता है, बल्लाल सेन। इसकी किताबें पूछी गई हैं। इसकी जो किताब है दान सागर और अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर, ये कई बार क्वेश्चन यूपी वाले भी पूछ चुके हैं, यूपीएससी भी पूछ चुकी है, हो सकता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी पूछे कि दान सागर और अद्भुत सागर का लेखक कौन है, तो सेन वंश का कौन है, बल्लाल सेन है। ठीक है। एक और बार क्वेश्चन पूछा कि उत्तराखंड वालों ने पूछा, मेरे ख्याल से पीछे से क्वेश्चन, निशंक शंकर, निशंक शंकर किसकी उपाधि है, आंसर बल्लाल सेन की। दूसरा उसने कहा कि मैं गौड़ का ईश्वर हूं, गौड़ेश्वर, गौड़ बोलते हैं बंगाल को, गौड़ पुराना नाम है किसका, बंगाल का। उसने निशंक शंकर की भी उपाधि धारण की और गौड़ेश्वर की भी उपाधि क्या की, उसने धारण की। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एक लक्ष्मण सेन आते हैं। कौन आते हैं, इसी सेन वंश में एक राजा हैं लक्ष्मण सेन। उनके दरबार में एक बड़े विद्वान व्यक्ति जयदेव, कौन, जयदेव, जिन्होंने क्या लिखा, गीत गोविंद। ये सिंगल क्वेश्चन भी आता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, आंसर जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, और शायद जयदेव के गाने गाए जाते थे। जो रामायण थी आपकी, उसमें जयदेव के ही गाने गाते थे। वो एक जो बहुत बड़े कलाकार गायक थे, जो जन्मांध थे, जन्म से ही आंखें नहीं देखते थे, नाम बोलिए, रविंद्र जैन जी। ठीक है ना, उन्होंने गाने गाए हैं ना। तो गीत गोविंद, जयदेव। ठीक है। एक और विद्वान रहता था इनके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में, जिनका नाम था धोई। क्या नाम था, इन्होंने लिखी है पवन दूत। कौन सी किताब लिखी है, पवन दूत। और एक और हैं इनके दरबार में हलायुद्ध। कौन है विद्वान, हलायुद्ध। उन्होंने क्या किताब लिखी है, ब्राह्मण सर्वस्व। क्या लिखी है, ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है। फिर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि लक्ष्मण सेन ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। अभी तक हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि पढ़ी, परम भागवत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो दामाद था वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड, उसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तीसरा व्यक्ति जो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति है, सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद शाही वंश पढ़ते हैं हम। शाही वंश में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो जयपाल है। महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ तो बार बार जयपाल को पराजित किया गया महमूद गजनवी के द्वारा। और क्या किया कि जयपाल से क्वेश्चन बना कि किस व्यक्ति ने महमूद गजनवी से पराजित होने के उपरांत, बार बार पराजित होने के उपरांत, अपमान से आत्महत्या कर दी अग्नि में कूदकर। आंसर जयपाल। कौन, हिंदू शाही राजवंश बोलते हैं इसको, शाही राजवंश भी बोलते हैं। इनकी राजधानी उद्भांडपुर थी, वाय हिंद थी, बे हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी, उद्भांडपुर। महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया, जयपाल को अपमान महसूस हुआ और उसने क्या किया, अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर दिया। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुस्लिम आक्रमण से पहला जो शिकार हुआ वो यही हुआ। कौन, मतलब भारतीय जो राजा है वो जयपाल बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम कश्मीर पे जाते हैं। कश्मीर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, काउलो, काउलो, कारकोट, उत्पल और लोहार। कारकोट, उत्पल और लोहार। तो कारकोट वंश में आपने पढ़ना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड। ये आप उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं इसका नाम। क्या पढ़ते हैं, ललितादित्य मुक्तापीड। कुछ याद है इसका कि क्या किया था इसने? इसने एक मार्तंड मंदिर बनाया था। कहाँ, कश्मीर का। कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया, ललितादित्य मुक्तापीड ने कराया था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर, और मार्तंड मंदिर जो है सूर्य मंदिर है। क्या है, तो अब हमने कितने सूर्य मंदिर पढ़ लिए? एक हो गया सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर, कहाँ, कश्मीर में, जो ललितादित्य मुक्तापीड ने बनाया। दूसरा हमने उत्तराखंड में पढ़ लिया, कटारमल का सूर्य मंदिर, जिसके दरवाजे कहाँ हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय में हैं, और जो उत्तराखंड की काष्ठ कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम बताते हैं कि हमारी काष्ठ कला कैसी है, तो हम उन दरवाजों को दिखाते हैं कि देखिए हमारे पूर्वजों ने इतने सुंदर दरवाजे बनाए। ठीक है ना। तीसरा मंदिर हमने पढ़ा था उड़ीसा में, कोणार्क, जिसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने कराया था। एक हम पढ़ते हैं गुजरात में मोढेरा, पढ़ते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो जहाँ जहाँ पर आपको सूर्य मंदिर दिखेंगे तो आपने बोलना है कि भाई उनको मतलब नोट करना है। ठीक है। और जो शक शासक थे
वो सूर्य की उपासना करते थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रचलन, अब ऐसा लिखते हैं इतिहासकार, ऐसा नहीं है, हम बहुत पहले से करते हैं सूर्य की पूजा। हमें पता है कि हमने तो ये भी बोला है कि सूर्य का रथ है, कोड वर्ड्स में लिखा हुआ हमारे पूर्वजों ने, उसमें 7 घोड़े भी बना रखे थे। 7 घोड़े होते हैं सूर्य के, 7 घोड़े होते हैं, ठीक है। हमारे तो वेदों में ये भी लिखा हुआ है कि सूर्य पुत्र और सूर्य पुत्रियों के नाम भी लिखे हुए हैं। देखिए कोड वर्ड्स में लिखे हुए हैं ये, उन कोड्स को तोड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन तो कर नहीं रहे हैं। तो इतिहास क्या कर रहा है, जितना उनकी समझ में आ रहा है इतिहासकारों को, वो भी खासकर कौन, जो उपनिवेशवादी बाहर से आए, जितना उनकी समझ में आया उन्होंने उस हिसाब से अपने हित में क्या कर दिया, लिख दिया इतिहास, ठीक है। चलो जी, उसके बाद कारकोट वंश में ललितादित्य मुक्तापीड़ पढ़ा हमने। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने एक परिहासपुर नामक नगर बसाया था कश्मीर में। कौन सा नगर? परिहासपुर नामक नगर बसाया था। कुछ खास नहीं है बाकी। उसके बाद पढ़ते हैं उत्पल वंश। क्या पढ़ते हैं? उत्पल वंश। उत्पल वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है क्षेमेंद्र गुप्त। क्या नाम है? क्षेमेंद्र गुप्त। कुछ खास नहीं है लेकिन इनकी वाइफ बहुत खास है। दरअसल क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह जो हुआ था वो लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ था। किससे हुआ था? ये दिद्दा बड़ी प्रसिद्ध रानी है। क्या है? दिद्दा बड़ी प्रसिद्ध रानी है, ठीक है। कश्मीर में जो बहुत योग्य महिला होती है उसको दिद्दा से उसकी तुलना की जाती है। दिद्दा है कि क्या है? दिद्दा, है ना। तो वो जो बेटी है वो लोहार वंश की है, काउलो, लेकिन जो बहू है वो उत्पल वंश की है, क्योंकि उत्पल वंश के क्षेमेंद्र गुप्त के साथ उसका क्या हो रखा है? विवाह हो रखा है। इतना समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि उत्पल वंश में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन? रानी दिद्दा, है ना। क्योंकि रानी दिद्दा ने क्या किया कि 50 सालों तक शासन किया कश्मीर पर। कितने? 50 वर्षों तक शासन किया कश्मीर में, ठीक है। महत्वाकांक्षी शासिका थी। और इतिहास की जो सबसे प्रसिद्ध महिला शासिकाएं हुई हैं उनमें इनका नाम आता है, सम्मानित नाम है। बाकी बोलने वाले तो यूट्यूब जो ज्ञान है वो तो बहुत कुछ बोलता है, फिलहाल इतिहास के हिसाब से चलो। उसके बाद लोहार वंश पढ़ना है आपने। लोहार वंश में जो संस्थापक है वो संग्राम राज है, ठीक है। एक फिर आप पढ़ते हैं क्या, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? अब फिर दोबारा आपके नाम पे है भाई, यहाँ पे एक राजा हर्ष। किसके नाम पे? हर्ष। कश्मीर का नीरो कहते हैं इसको। नीरो कौन है? वो फ्रांस का शासक। जब फ्रांस जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। कई बार मैं आप लोगों को भी डायलॉग देता हूँ ये, है ना। तो कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कल्हण। कौन? कल्हण की राजतरंगिणी पढ़ी है। राजतरंगिणी मैंने कहा कि संस्कृत में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी क्या है? संस्कृत में लिखा हुआ पहला इतिहास का ग्रंथ जो है वो कौन है? राजतरंगिणी। किसने लिखी? कल्हण ने लिखी। किसके दरबार में बैठ के लिखी? जयसिंह के दरबार में बैठ के लिखी। किसने? कल्हण ने। और इसको पूरा नहीं कर पाया वो, बाद में इसको जो पूरा किया वो जोनराज और श्रीवर ने पूरा किया। किसने किया? जोनराज और श्रीवर ने पूरा किया। और जो कल्हण है, मतलब जो राजतरंगिणी लिखी है उसने, उसका मतलब था रिवर ऑफ किंग्स। क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। अच्छा जी, एक वृहत कथा मंजरी पूछता है। क्या पूछता है? वृहत कथा मंजरी। ये किसने लिखी है? क्षेमेंद्र ने लिखी है। एक किताब और है वृहत कथा मंजरी, ये किसने लिखी है? क्षेमेंद्र ने लिखी है। और एक क्वेश्चन और है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये याद कर लीजिए, ये बार बार आते रहते हैं क्वेश्चन। सोमदेव ने लिखी है। किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है, ठीक है। फिर अब आते हैं हम भारत पर अरबों का आक्रमण। तो एक किताब है चाचनामा, चचनामा, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आंसर मोहम्मद बिन कासिम। किस पर किया उसने आक्रमण? राजा दाहिर पर किया। किस पर किया? बल्कि राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को अपने साथ ले गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो उन 2 पुत्रियों का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने क्या किया था, बड़ी मतलब बुद्धिमान बालिकाएं थी वो, उन्होंने मृत्युदंड दिलाया था इसको, मोहम्मद बिन कासिम को। जिसने भेजा था उसी से दिलवाया, ठीक है। तो उसकी कहानी पढ़ेंगे आप, तो ये इतिहास में जगह नहीं दे रखी उन लोगों को, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे जाकर तो काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है।
अब चाचनामा जो है वो अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख करता है। क्या करता है? अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख करता है। किसमें? चाचनामा में। और किसने लिखी है चाचनामा? बताओ। अली अहमद ने लिखी है शायद, चेक कर लेना एक बार जरा। अली अहमद द्वारा रचित है ये किताब, ठीक है। अली अहमदी हैं, चेक करो। चेक कीजिए है। अली अहमद ने लिखी है ना, अली अहमद ने लिखी है चाचनामा। भाषा भी देखिए किस भाषा में लिखी है। वैसे जो मूल किताब थी वो अरबी में थी, बाद में फारसी में अनुवाद हुआ था इसका, ठीक है। चलो आगे। अब अगर मैं सीधे आता हूं किसमें, महमूद गजनवी में आता हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में बताया जाए, इतना समय नहीं है बताने का। चलो तो महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आपको पता ही है, लुटेरा था, 17 बार आक्रमण किए उसने भारत पर, है ना। बताया जाता है कि एक मकड़ी को देखा उसने, मकड़ी अपना जाला बना रही थी, गिर रही थी, नहीं बना पाई। 17 बार उसने कुछ ऐसा किया, मतलब तब जाके वो सफल हुई। वहां से उसने प्रेरणा ली। था लुटेरा, मगर क्या प्रेरणा कहाँ से ली? मकड़ी से ली। ये इतिहास में नहीं लिखा हुआ, ये वैसी कथाएं होती हैं, ठीक है। उसने कहा सफलता मिल सकती है। सोमनाथ के मंदिर को लूटना था। जो मंदिरों को क्यों लूटते थे? क्योंकि खजाना होता था वहाँ, बहुत धन संग्रह रहता था। हमारे जो मंदिर थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या, है ना। एक मुस्लिम लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर उसको ये पता चल जाता कि बगदाद में इस प्रकार का धन मिलेगा तो बगदाद को भी लूट लेता। कौन? महमूद गजनवी, ठीक है। चलो जी, तो महमूद गजनवी के समय में क्या हुआ? 2-3 विद्वानों के नाम पढ़ने हैं आपने। एक तो अल-बरूनी का नाम पढ़ना है, एक फिरदौसी का नाम पढ़ना है, एक कुतबी का नाम पढ़ना है। किस किस का नाम? अल-बरूनी जो कि किताबुल हिंद का लेखक है। एक आपने फिरदौसी की जो किताब है वो शाहनामा है। फिरदौसी किताब का नाम क्या है? शाहनामा। और ये जो फिरदौसी की किताब शाहनामा है ना, इसमें एक लाइन है कि गर फिरदौस रूमी जमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। अगर फिरदौस कहीं धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये 2 जगह पे लिखा हुआ। एक तो लिखा हुआ लाल किले के अंदर, एक बिल्डिंग है उसके अंदर लिखा हुआ लाल किला। लाल किले के अंदर एक विशेष जगह पर लिखा हुआ है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, दीवाने आम में लिखा हुआ कि दीवाने खास में लिखा हुआ। ढूंढ लीजिए, पहले ढूंढ के बताना मुझे। लाल किले के अंदर लिखा हुआ है। और एक शालीमार गार्डन में लिखा हुआ है। कश्मीर में एक शालीमार गार्डन है, जहांगीर ने बनवाया था, वहां पर भी लिखा हुआ गर फिरदौस रूमी जमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु, ठीक है। तो थोड़ा मुझे बताइए कि लाल किले में किस जगह पर लिखा हुआ कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। देखो, इन लोगों ने भी स्वर्ग बताया है भारतवर्ष को। दिल्ली को एक और व्यक्ति ने स्वर्ग बताया है। किसने? दिल्ली की जो सड़कें थी उसको स्वर्ग बताया किसने? एक था, आगे चलकर पढ़ते हैं आप, तोताए हिंद। तोताए हिंद कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भी दिल्ली को स्वर्ग से तुलना की है। और ये जो फिरदौसी की रचना है, जो लाइन बताई मैंने आपको, ये लाल किले में आपने बताया दीवाने खास, कंफर्म चेक कर लिया, दीवाने खास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। दीवाने खास के अंदर ही लिखा हुआ है, कंफर्म हो? ठीक है, मान के चल रहा हूं मैं कि दीवाने खास के अंदर लिखा हुआ है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिरदौसी में की जो शाहनामा है उसमें एक बड़ा सूरवीर पात्र है, उसका नाम है अफराशियाब। क्या नाम है? आगे चलकर एक बलबन के बारे में पढ़ते हैं हम। बलबन, गैसुद्दीन बलबन। बलबन क्योंकि दास था, उसने अपनी दासता को छुपाने के लिए या अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए उसने कहा कि मैं फिरदौसी की किताब शाहनामा के सूरवीर पात्र अफराशियाब का वंशज हूँ। क्या बोला उसने? मैं अफराशियाब का वंशज हूँ। अफराशियाब हीरो है इस किताब का। किसका? शाहनामा का।
फिरदौसी की जो किताब है। एक और विद्वान है जिसका नाम है क्या, उतबी। बाकी अल-बरूनी के किताबुल हिंद को तो आप जानते ही हैं, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और कई नाम है उसके, ठीक है। तो क्या आप बताएं इसमें। और महमूद गजनवी पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी पहला व्यक्ति है जिसने क्या, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मेरे ख्याल से कोई किताब है, एक तारीख गुजीदा में खलफ बिन अहमद ने कुछ ऐसा बताया है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। आंसर महमूद गजनवी, ठीक है। थोड़ा गौरी पे आते हैं। गौरी जो है वो संसबनी वंश का है। सबसे पहले तो यही पूछता है गौरी किस वंश का है, संसबनी वंश का। ध्यान दीजिए भाई यहाँ पर। बाकी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये 3 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके। बाकी आक्रमण तो करता रहा, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता ही है, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था इसको। पृथ्वीराज चौहान कौन, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड कौन, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान जो है वो कौन से नंबर के चौहान है, मतलब कौन से पृथ्वी, जिन्हें हम जानते हैं इतिहास में, फर्स्ट भी हुए, सेकंड भी हुए, ये थर्ड नंबर के हैं जिन्होंने मोहम्मद गौरी को क्या किया था। ये क्वेश्चन बन चुका है। उन्होंने कहा कौन पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर पृथ्वीराज थर्ड, है ना। तो और इनकी उपाधि क्या है, राय पिथौरा। बल्कि जो राय पिथौरा का जो किला था वो दिल्ली में, जो मेहरौली है ना उसके आसपास कहीं दिखेगा आपको राय पिथौरा का किला। यानी ये लोग दिल्ली तक को कैप्चर कर रहे थे तब तक, फिर आपको पता ही है फिर क्या हो गया, मेहरौली कैप्चर कर लिया गया, है ना। और वहाँ पर पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद बनाई किसने, आगे चलकर आगे पढ़ेंगे हम, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर भारत की पहली मस्जिद बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्या बोलता है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को अगर आप ढंग से देख लेंगे आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि ये किसी हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़कर बनाई गई है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कमल दिखता है, कुछ घंटियों के वो दिखते हैं जो कि मस्जिदों में नहीं दिखते हैं। तो पहली मस्जिद उस जब कैप्चर किया उन्होंने उस जगह को, दिल्ली का वो पार्ट कैप्चर किया, तो किसी एक बड़ी बिल्डिंग को तोड़कर, हिंदू उसको तोड़कर क्या किया, पहली मस्जिद बनाई गई जिसको क्या बोलते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो भारत की पहली मस्जिद आपसे पूछेगा तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। चलिए जी, बाकी ये पता ही है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि है कौन, चंद्र बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्र बरदाई ने लिखी। फिर चंदावर के युद्ध में आपको पता ही है गैड़वाल शासक जयचंद को पराजित कर दिया था किसने, मोहम्मद गौरी ने, और उसकी हत्या भी कर दी थी। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके 3 दास थे मोहम्मद गौरी के। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम अभी आप पढ़ेंगे इसके बाद, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था ताजुद्दीन यल्दौज, यल्दिज भी बोलते हैं उसको, ताजुद्दीन यल्दौज, और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज, और एक और था नासिरुद्दीन कुबाचा। कौन था, नसीरुद्दीन कुबाचा। जिसकी बात आप कर रहे हैं बख्तियारुद्दीन खिलजी की, वो जनरल है उसका, क्या है, उसको वो बंगाल की तरफ भेजता है। वो कहता है जाओ ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ जो जो मिला बख्तियार खिलजी को सब पे आग लगा दी उसने, सब तोड़ दिया। नालंदा पे आग लगाने वाला बख्तियार खिलजी था, विक्रमशिला को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था, ठीक है। बंगाल को कैप्चर करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी, वो जनरल है। मैं 3 दासों की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद गौरी के स्वयं के खुद बच्चे नहीं थे, वो बोलता था किसी के 2 बेटे हो सकते हैं, 3, 4, 5 बेटे हो सकते हैं, मेरे तो हजारों बेटे हैं। मेरे जो तुर्की दास हैं वो क्या है, मेरे बेटे ही हैं। और हुआ भी ऐसे ही, मोहम्मद गौरी मर गया, जो जहाँ पर था वो वहाँ पर क्या बन गया, एक तरह से राजा बन गया। तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता लाहौर में था। लाहौर रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में पड़ता है आज लाहौर। तो लाहौर में, लाहौर की गद्दी पर कौन बैठ गया, भले ही हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो जो बैठा वो लाहौर में बैठा। दिल्ली की गद्दी में बैठने वाला पहला जो व्यक्ति है वो कौन है, इल्तुतमिश है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, वैसे गुलाम है। लेकिन क्या हुआ था कि खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी।
मतलब अपने मालिक की सहायता की थी। इल्तुतमिश का मालिक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को जरूरत थी खोखरों के विरुद्ध क्या करने की? लड़ाई लड़ने की। तो उसके लिए कुछ सहायता चाहिए थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको भेजा? इल्तुतमिश को। किसको भेजा? इल्तुतमिश को भेजा। अब क्या हुआ, खोखर बड़े खतरनाक थे। हमारी देश की जनजाति थी, ये ऐसी जनजाति थी कि बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा देती थी। तो खोखरों ने क्या कर दिया कि गौरी पर बड़ा प्रेशर जिसे बोलते हैं, तो उसमें सहायता की किसने? इल्तुतमिश ने। तो गौरी ने अपने दास को दासत्व से मुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? यानी बोल सकते हैं आप कि इल्तुतमिश दास नहीं था। स्लेव डायनेस्टी बोलते तो हैं हम, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो दास नहीं था। ठीक है, अच्छा जी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में क्या पढ़े? और मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति खड़ी मुद्रा में अंकित मिलती है, देवी लक्ष्मी की। आपको पता है लक्ष्मी जो है वो भारतीयों की क्या है? धन की देवी है। देवता हमारे कुबेर हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? मुंबई में। वहाँ कौन सी मूर्ति है? कभी यूपीएससी ने पूछा, सब लक्ष्मी लिख के आए उस जमाने में। लक्ष्मी नहीं है, कुबेर है ना। धन का जो देवता वो कौन है? कुबेर। ठीक है, चलो जी। तो इसमें और क्या बताऊं मैं? बताने के लिए मैंने कहा नहीं बहुत कुछ है, बट क्या होता है कि रैपिड रिवीजन में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हम लोग। ठीक है, तो अब सल्तनत पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा क्या करें? क्या करें भाई? थोड़ा सा हाँ जी, थोड़ा सा दक्षिण भारत के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हो सकता है दक्षिण भारत से कुछ क्वेश्चन बना ले, फिर हम सल्तनत शुरू करेंगे। क्या करेंगे? दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। तो अगर दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ना थोड़ा सा हमने, थोड़ा वाकाटक, थोड़ा चालुक्य, है ना। थोड़ा थोड़ा दो चार पॉइंट खाली, कितने? दो चार पॉइंट बता देते हैं। राष्ट्रकूट आपको पता ही है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग, किसको? दंती दुर्ग को माना जाता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आता है राष्ट्रकूट में, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल कौन सा है? कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। वो किसने बनाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूँ, जो राजा मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं खाली उनके बारे में बता रहा हूँ आपको कि कृष्ण फर्स्ट ने क्या बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड भी, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल कौन है? कुछ लोगों का मानना है कि ये मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो ऊपर से काटते हुए बनाया गया पूरा मंदिर, मतलब नीचे से नहीं बना। ऊपर से पहले, सबसे पहले आमलक और कलश बनाया गया, फिर उसके बाद विमान बनाया गया, फिर मंदिर के अंदर मूर्तियां, कहीं पर भी पत्थर खंडित नहीं है। ठीक है, पिलर्स विलर्स, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, वो सब काट के बनाया गया है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो अमोघ वर्ष का नाम आता है एक, किसका नाम? अमोघ वर्ष का नाम आता है। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग, क्या, कन्नड़ भाषा का एक काव्य ग्रंथ की रचना की। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के ग्रंथ की क्या की? रचना की। ठीक है, उसके दरबार में एक विद्वान रहता था। अमोघ वर्ष के दरबार में एक विद्वान रहता था, जिनसेन। कौन? आदि पुराण का रचयिता। कौन? और गणित सार संग्रह के लेखक, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। कौन? महावीराचार्य भी अमोघ वर्ष के दरबार को सुशोभित करते थे। किसके दरबार को? अमोघ वर्ष के दरबार को सुशोभित करते थे। ठीक है, एक कृष्ण थर्ड के बारे में पूछता है कि अकाल वर्ष किसकी उपाधि थी? तो कृष्ण थर्ड की थी।
किसकी थी? कृष्ण थर्ड की थी। अच्छा, एक राजधानी पूछता है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। कहाँ थी? मान्यखेत। पॉइंट जितने याद करोगे उतना ही क्या होगा, आपका पेपर आसान होगा। मेंस में लिखने की जरूरत पड़ती है, प्री में फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जितने फैक्ट्स आप अपने साथ लेके जा सकते हो उतना आपका क्या होगा, आसानी होगी पेपर करने में। ठीक है, कृष्ण थर्ड की एक उपाधि आती है। दरअसल उसने कांची और तंजौर को जीता, तो कांची और तंजौर को जीतने के बाद उसने एक उपाधि धारण की, जो कांची युम तंजय कोंडम, तंजेयम कोंड, तंजेयम कोंड, कांची युम तंजेयम कोंड, इसकी उपाधि है। किसकी? ठीक, तो कृष्ण थर्ड के दरबार में एक कन्नड़ भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि, बहुत ही बड़ा कवि पौन निवास करता था। कौन? पौन। अब सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी किसी जमाने में। कन्नड़ भाषा का कवि पौन किसके दरबार को सुशोभित करता था? आंसर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड। और पौन ने क्या लिखा? शांति पुराण की रचना की। उसने क्या की? शांति पुराण की रचना की। अब देखो, आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने। आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने। वो किसके दरबार को सुशोभित कर रहा है? अमोघवर्ष। और शांतिपूर्ण का रचयिता कौन है? पौन, जो कि कन्नड़ का सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। वो किसके दरबार को सुशोभित कर रहा है? कृष्ण थर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। फिर वाकाटक वंश में आते हैं। वाकाटक वंश में एक प्रवरसेन प्रथम आते हैं। प्रवरसेन प्रथम कौन? ये 4 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। क्या कराते हैं? तो पहले तो एक ही अश्वमेध यज्ञ कराना कठिन होता है, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने? 4 अश्वमेध। एक और है मयूर शर्मन, कदम्ब डायनेस्टी। कदम्बों की राजधानी कहाँ थी? बनवासी। एक राजा था मयूर शर्मन, उसने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? सबसे ज्यादा उसी ने कराए इतिहास में मेरे ख्याल से। देखिए जरा, कदम्ब राजा मयूर शर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? हाँ, मयूर शर्मन। कदम्ब डायनेस्टी आती है, तब तक ढूंढ के रखिए। चार अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, तब तक आगे बता रहा हूं मैं। प्रवरसेन सेकंड ने एक सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। सेतुबंध किसने लिखा? आंसर, प्रवरसेन। हाँ, सेतुबंध। प्रवरसेन द्वितीय बोलना आपने, प्रवरसेन सेकंड। सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य की रचना किसने की? आंसर, प्रवरसेन द्वितीय। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए उसने। कितने? 18 अश्वमेध यज्ञ। कदम्ब था ना वो, कदम्बों की राजधानी कहां थी? बनवासी। यही है। हाँ। अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हमने कालिदास पढ़े थे, विद्वान कालिदास। ठीक है, वो पहले कहां थे? वो कुछ समय तक प्रवरसेन सेकंड के दरबार में भी रहे। किसके दरबार में? प्रवरसेन, वाकाटक नरेश प्रवरसेन के दरबार में भी रहे कालिदास। फिर बाद में वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल हो गए थे, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चलो जी, फिर चालुक्य पढ़ते हैं हम। तो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य? कहां के चालुक्य? बादामी के चालुक्य। अब देखो भाई, आपने भारत का अंतिम महान नरेश कौन पढ़ा? सम्राट कौन पढ़ा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को जो पराजित किया वो पुलकेशिन सेकंड ने किया। किसने किया? पुलकेशिन सेकंड, जो कि बादामी का चालुक्य है। कहां का? वातापी का चालुक्य है। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। किस पर पराजित किया? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया, क्योंकि नर्मदा से ऊपर कौन था? हर्षवर्धन। और नर्मदा से नीचे कौन था? पुलकेशिन सेकंड।
वादामी या बातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का साम्राज्य था नर्मदा से नीचे। उसने पराजित कर दिया किसको? हर्षवर्धन को, भारत के अंतिम महान सम्राट को। इसका मतलब हर्षवर्धन से ताकतवर कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड था। यह उल्लेख कहां पर मिलता है हमें? हाँ जी, ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि हर शेर का एक सवा शेर होता है। इस चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को, और दक्षिण भारत में जाएंगे नीचे तो पल्लव शासक थे उस समय, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसकी उपाधि ही महामल्ल है। क्या है? जिसके नाम पर मामल्लपुरम सुना होगा आपने, नीचे साउथ में जाएंगे तो जो मल्ल युद्ध में महामल्ल हो, तो उसने पराजित कर दिया किसको? पुलकेशिन सेकंड को। इतना समझ में आया? और उसकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित कराए। मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, पीठ पे लिखा मैंने हराया इसको। अजीब से राजा थे भाई, क्या करें। चलो ठीक है जी। एक चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी व्रत, कुछ खास नहीं। चलो पुलकेशिन सेकंड समस्त भुवनाश्रय। क्या? समस्त भुवनाश्रय किसकी उपाधि थी? पट्टडक्कल के विशाल शिव मंदिर का निर्माता कौन था? जरा चेक करना। पट्टडक्कल जगह पड़ती है, तो विशाल शिव मंदिर का निर्माता कौन था? देखिए, जल्दी से देखिए। पट्टडक्कल के शिव मंदिर का निर्माता कौन सा चालुक्य शासक था? क्या पुलकेशिन सेकंड था? नहीं, विजयादित्य था भाई। कौन था? विजयादित्य। इसके बाद आया एक राजा, विजयादित्य को भी याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समस्त भुवनाश्रय उसकी क्या है? उपाधि है। क्या है उसकी उपाधि? समस्त भुवनाश्रय उसकी उपाधि है। और वो पट्टडक्कल के शिव मंदिर का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है। उसके बाद हम कल्याणी के चालुक्य पढ़ते हैं। कल्याणी के चालुक्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, एक किताब है प्रबंध चिंतामणि। क्या? प्रबंध चिंतामणि। वो किसने लिखी? वो लिखी मेरुतुंग ने। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी? मेरुतुंग ने। तो उससे हमें इसका जो राजा है तैलप सेकंड, उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? तैलप सेकंड जो है वो राजा है किस वंश का? कल्याणी के चालुक्य वंश का। इतना समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? समझना नहीं है, सुनना है बस इस समय तो। ठीक है। अब एक कुड्डल संगमम का युद्ध इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन सा? कुड्डल संगमम का युद्ध किस किस के बीच में होता है? एक तरफ सोमेश्वर प्रथम है और एक तरफ चोल है। और क्या करता है कि चोल ना बार बार पराजित करते हैं किसको? सोमेश्वर प्रथम को। और सोमेश्वर प्रथम तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर देता है। अब ये जो आत्महत्या कर रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि चोलों से पराजित होकर या कुड्डल संगमम के युद्ध में चोलों से बार बार पराजित होने के उपरांत किसने अपमान की वजह से तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर दी? आंसर सोमेश्वर प्रथम। ये कल्याणी के चालुक्य में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। एक है विक्रमादित्य षष्ठ। क्या? कौन है राजा? मैंने कहा 14 विक्रमादित्य हुए, छठे नंबर का जो विक्रमादित्य है वो कल्याणी के चालुक्यों में आता। तो कल्याणी का चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में एक विद्वान है जिसका नाम क्या है? विल्हण। ये कल्हण का भाई नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि कल्हण का एक भाई बिछड़ गया मेले में और वहां चला गया। इसका नाम है विल्हण और ये लिखता है विक्रमांक देव चरित। क्या लिखता है? विक्रमांक देव
चलिए जरा चेक करना इसे, इसी में है किताब, इन्होंने नहीं लिख रखा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। विक्रमांक देव चरित है लिखा हुआ, ठीक है। विक्रमांक देव चरित किसने लिखी? विल्हड़ ने लिखी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि विज्ञानेश्वर ने किताब लिखी मिताक्षरा, वो भी किसके दरबार में है? मतलब विज्ञानेश्वर जो हैं वो किसके दरबार में है जिन्होंने मिताक्षरा लिखी? हाँ, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में, ठीक है। बाकी उसके बाद एक और व्यक्ति आता है सोमेश्वर तृतीय। कौन आता है? सोमेश्वर थर्ड। इसकी उपाधियां मैंने कहा नहीं आपको, उत्तराखंड वाले उपाधियों पे पता नहीं क्यों ध्यान देते हैं लोक सेवा आयोग वाले। हालांकि वो लोग चले गए, जो पूर्व अध्यक्ष थे लोक सेवा आयोग के, वो बता रहे थे, अब भगवान जाने हमें भी नहीं पता, लेकिन वो बता रहे थे कि जो पुराने पेपर सेट करने वाले लोग थे उनको बाहर कर दिया गया, नए लोग आए हैं। बट पुराने लोग उपाधियों पे बड़ा ध्यान देते थे कि भूलोकमल किसकी उपाधि है? सोमेश्वर थर्ड की है, ठीक है। त्रिभुवनमल किसकी उपाधि है? सोमेश्वर थर्ड की है ना। तो एक क्वेश्चन बैंक होता है वैसे लोक सेवा आयोग का, हो सकता है वहां कहीं पड़ा हो, क्या पता यहाँ से निकाल के आपको क्या कर दे। इस भाव से आपने पढ़ाई करनी है, क्या पता यहाँ से 1 नंबर मिल जाए, क्या पता यहाँ से 1 नंबर मिल जाए, है ना। तो भूलोकमल और त्रिभुवनमल जो है वो किसकी उपाधि है? सोमेश्वर तृतीय की है, ठीक है। बड़ा विद्वान था सोमेश्वर तृतीय, इसने मानसोल्लास, एक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। मानसोल्लास, क्या की है? मानसोल्लास। चलो जी, फिर उसके बाद आता है कौन? ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, फिर सीधे पल्लवों पे आ जाते हैं हम। किस पे आ जाते हैं? पल्लव। पल्लव में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिंह विष्णु है। पहले सिंह विष्णु, सिंह विष्णु के दरबार में एक व्यक्ति है भारवी। सिंह विष्णु के दरबार में कौन है? भारवी, जो कि किरातार्जुनियम लिख रहा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अर्जुन को घमंड हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। शिव ने किरात का रूप धारण किया, अर्जुन की परीक्षा ली, अर्जुन को पराजित किया, उसके घमंड को तोड़ा। तो उसके बारे में जो लिखा हुआ वो किरातार्जुनियम किसने लिखी? भारवी ने। किसके दरबार को सुशोभित कर रहा है? सिंह विष्णु के दरबार को सुशोभित कर रहा है। दूसरा जो है वो एक और आता है दंडिन, कहीं दे रखा है इसने, दंडिन 10 कुमार चरित का लेखक, कहीं पे आना चाहिए, देखो दंडिन। किसके दरबार को सुशोभित कर रहे हैं दंडिन? दंडिन जो है वो किसके दरबार को सुशोभित कर रहे हैं? मतलब 2 विद्वान पढ़ने हैं आपने पल्लव। नरसिंह वर्मन, कंफर्म करके देख लिया आपने? ठीक है, चेक कर लीजिए। नरसिंह वर्मन सेकंड बता रहे हैं। एक महेंद्र वर्मन है यहाँ पर, विचित्र चित्त उपाधि है इनकी। क्या है? विचित्र चित्त उपाधि। इनका चित्त बड़ा विचित्र था, कि बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का था इनका। इन्होंने एक किताब लिखी मत विलास पर हसन। क्या लिखी? और उसमें एक धर्म विशेष के लोगों का मजाक उड़ाया इन्होंने। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास पर हसन लिखी, हास्य ग्रंथ है ये। क्या है? इन्होंने कापालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा। इसमें क्या क्या कसा? कापालिकों और भिक्षुओं पर व्यंग कसे हैं, उन पर कुछ मजाक उड़ाया है उनका, ठीक है। चलो जी, दरअसल इन्होंने शैव धर्म अपना लिया था। क्या अपनाया था? वो 63 नयनार पढ़े थे हमने, 63 नयनार संत। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहते हैं? नयनार। उनमें से एक थे अप्पार। अप्पार के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या कर दिया था? शैव धर्म को अपना लिया था। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट होता नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिनकी उपाधि शायद महामल्ल है। मामल्लपुरम नामक नगर इन्हीं के नाम पर है, मामल्लपुरम। मामल्लपुरम तो हम बोलते हैं, वैसे उस नगर का नाम होना चाहिए महामल्लपुरम। क्या? महामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम जल्दबाजी में हो गया वो, ठीक है। एक इनकी उपाधि है वातापी कोंड, वातापी को जीतने वाले, वातापी के अपहर्ता, है ना। वातापी को जीतने वाले जो हैं वो कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महामल्ल, ठीक है। उसके बाद अगले हैं नरसिंह वर्मन अच्छा, कुछ इन्होंने क्या बनाया था भाई, बताओ? अरे पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं, महामल्ल की बात कर रहे हैं। क्या क्या बनाया था? एक तो सप्त पैगोडा बनाया था इन्होंने, बनाया था। अरे जिनकी संख्या 8 थी, रथ मंदिर,
8 रथ मंदिर बनवाए थे इन्होंने, जिनमें सबसे जो विशेष जो रथ था वो कौन सा, द्रौपदी रथ सबसे छोटा था। रथ है ना, रथों के आकार के बना रखे हो, एकाश्म मंदिर है वो, क्या है ये ध्यान रखना कि पल्लवों के समय जो ये शैली दिखती है मंदिर निर्माण की शैली, ये थोड़ा छोटे मंदिर बनाते हैं, इसको चरम पर ले गए चोल आगे चलकर। वो 13 मंजिल के मंदिर जो बने हैं, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर और अन्य बहुत सारे जो मंदिर बनाए हैं चोलों ने आगे चलकर, वो कला जो चल रही है वो पल्लवों से चली आ रही है। पल्लवों की कला को और अच्छा क्या बोलते हैं वो, और बढ़िया करके बनाते हैं कौन, चोल। इतना समझ में आया। तो मैंने कहा कि जो ये है नरसिंह वर्मन फर्स्ट महामल, एक तो उन्होंने रथ मंदिर बनाया है ना, उसमें रथ मंदिरों में धर्मराज, रथ धर्मराज बोलते हैं युधिष्ठिर को, जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर। और इनका जो दुश्मन है दुर्योधन, उसका नाम दुर्योधन नहीं है, उसका नाम सुयोधन है। क्या है, बट उसके बुरे कार्यों की वजह से उसको दुर्योधन कहा जाता है। वैसे माँ ने क्या नाम रखा था, सुयोधन। समझ में आया, ठीक है। तो धर्मराज रथ सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, सब पैगोडा बोलते हैं। बाकी फिर एक राज सिंह शैली, अब फिर दूसरे उस पे आते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड ने क्या किया, कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनाया। क्या बनाया, कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनाया। और इनकी शैली को बोलते हैं राज सिंह शैली। क्या बोलते हैं, राज सिंह शैली, इन्हीं को बोलते हैं भाई, चेक करो। नरसिंह वर्मन सेकंड की जो शैली है वो क्या है, राज सिंह शैली है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम में तटीय मंदिर शोर टेम्पल किसने बनाए, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाए। किसने बनाए, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाए। क्लियर हो गया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट में एक और उपाधि आती है, मैंने कहा उपाधियां ज्यादा पूछते हैं तो उनकी एक उपाधि आती है परम माहेश्वर। परम माहेश्वर किसकी उपाधि है, आंसर नरसिंह वर्मन फर्स्ट की उपाधि है, ठीक है। प्रथम महामल की जो उपाधि है, नहीं, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट की उपाधि है। किसकी है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की नहीं, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट की एक उपाधि कौन सी है, परम माहेश्वर, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया मेरे ख्याल से। एक बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो आपने बोलना परमेश्वर सेकंड ने कराया था। किसने कराया था, परमेश्वर सेकंड ने कराया था। उसके बाद आते हैं भाई चोल। कौन आते हैं, चोल, ठीक है। तो किसको, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन देखिए, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर द्वितीय के समय में हुआ था। भगवान विष्णु का मंदिर है ये, है ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी राजा के समय प्रारंभ होता है, कोई राजा उसको क्या करता है अगला कंप्लीट करता है, बट जो नाम दे रखा है वो परमेश्वर सेकंड का नाम दे रखा है, ठीक है। वो नंदीवर्मन शैली, शैली जो है वो नंदीवर्मन शैली होगी। शैली जो है वो क्या है, नंदीवर्मन शैली होगी। बाकी चोल पे आते हैं भाई। चोल वंश का जो संस्थापक है, एक तो पुराने चोल पढ़े हमने, चोल चेर पांडे, जिनका उल्लेख अशोक भी करता अपने अभिलेखों में, है ना। संगम में पढ़ लिए जो चोल चेर पांडे हमने। एक चोल अब यहाँ पर पढ़ेंगे जो लगभग कब के हैं, 850 से 887 में होता है एक विजयालय चोल। वो चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नर केसरी की उपाधि धारण करता है। इसमें कुछ खास नहीं, सीधे राजराज फर्स्ट पे आइए। राजराज फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसको क्या बोलते हैं, राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर कौन सा, राज राजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। और ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना है। अगर आपको द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना बताना है, किसी मंदिर को दिखाना है, तो आप तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर जो कि 13 मंजिला है। कितना मंजिला, और कमाल की बात है कि ऊपर एक पत्थर भी है, जो विमान होता है ना, इतना बड़ा है,
उसी पर रिसर्च चल रही है कि भाई पहुंचा कैसे इतने ऊपर। जैसे पिरामिड का नहीं पता चल रहा ना कैसे बनाए, वैसे इन मंदिरों का भी नहीं पता चलता कैसे बनाए। और ये 10 फुट वाले नहीं है, ये बहुत ऊंचे मंदिर हैं, इनकी अगर आप हाइट देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए जी, फिर दूसरा जो है राजेंद्र प्रथम है। राजेंद्र चोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, पंडित चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 90% चांस ये होते हैं कि पंडित चोल पे ही निपट जाता है। ये क्या किया तो बहुत कुछ इन्होंने, लेकिन क्या है, एक गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाते हैं। ये कौन? राजेंद्र चोल। गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाते हैं। ठीक है, और क्या बताऊं इसमें मोटा मोटा। एक बार पूछा, चोल चालुक्य मिक्स ब्लड कौन था इनमें राजा जो, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि पुत्र रहा ही नहीं, तो कुलोत्तुंग प्रथम को बोला जाता है क्या, चोल चालुक्य मिक्स ब्लड। मतलब बेटी की तरफ से लाना पड़ा लड़का। क्या कहां से लाना पड़ा? राजा बनाने के लिए लड़के की आवश्यकता थी। कहां से लाना पड़ा? तो पुत्री की तरफ से, जो वो चालुक्यों में थी। तो इसलिए बोला जाता है इसको क्या, चोल चालुक्य मिक्स ब्लड। क्या बोला जाता है वो चोल वंश में, लेकिन क्या है, हाँ ठीक है। बाकी चोल प्रशासन से क्वेश्चन पूछ सकता है। चोल प्रशासन में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ये जो चोल शासक थे, ये चक्रवर्ती गल और त्रिलोक सम्राट जैसी उपाधियां धारण करते थे। क्या करते थे? चक्रवर्ती गल और त्रिलोक सम्राट जैसे उपाधियां धारण करते थे। इनके समाज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, पेरुंदनम और सिरुंदनम। ये क्वेश्चन पूछता है कि पेरुंदनम और सिरुंदनम कहां पर देखने को मिलता है? आंसर, चोल प्रशासन में देखने को मिलता है। मुझे फिलहाल इसमें नहीं दिखने को मिल रहा, लेकिन मैं आपको सीधे बता देता हूं। चोल अपनी नौसेना और स्थानीय प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। एक परांतक फर्स्ट का एक अभिलेख है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। क्या है? जो चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी देता है। आज हम भले ही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे यहाँ नगर पालिकाएं हैं, लेकिन उस जमाने में वहां पर भी क्या था? स्थानीय स्वशासन था। चोलों के समय में क्या था? तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक परांतक फर्स्ट एक राजा है, चोल शासक है, उसका एक अभिलेख है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। उसमें यहाँ तक बता रखा है कि जो इलेक्शन, जो पार्षद खड़ा होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके पास 1.5 एकड़ या 1 वेली भूमि होनी चाहिए, उसका अपना निवास होना चाहिए, वो एक उपनिषद और उसके भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए, है ना। कुछ इस तरह की क्वालिफिकेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि अशिक्षितों को खड़ा कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक गड़बड़ दिखती है। चुनाव जो है लॉटरी द्वारा, मतलब लॉटरी होती है ना, जैसे नाम जिसका आ गया और एक बार बन गया तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, वो पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं माना जाएगा। उस जमाने में ऐसे नियम थे। यानी गांव के अंदर भी वार्ड होते थे, गांव वार्ड में बटा होता था। वार्ड मेंबर नहीं होते जैसे आज हमारे, वैसे चोलों के समय में भी वार्ड मेंबर चुने जाते थे, मगर उनकी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होती थी। तो वो परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अगर आपको कहीं बुक में दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए, अगर कहीं पे उसने एक्सप्लेन कर रखा है। ये मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको। एक और क्वेश्चन बनता है, चोल काल में इडम्मई और बिलमगई, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। ये व्यवस्था थी दरअसल, जो दक्षिण वर्गीय थे उनको वलंगई बोला जाता था, और जो वाम वर्गीय थे वो इलंगई बोला जाता था। औद्योगिक वर्गीय 2 समूह थे। दक्षिण वर्गीय जातियां मुख्यतः कृषक और श्रमिक जातियां थी, जबकि वाम वर्गीय जातियां हस्तशिल्पकार और दस्तकार। ये दरअसल श्रमिक नहीं होते, श्रमिक होते हैं ना, तो जो खेती करते थे, जो श्रम करते थे, उनको बोलते थे क्या? वलंगई। क्या बोलते थे? वलंगई। और जो हस्तशिल्प, हाथों से काम करने वाले लोग थे,
और जो दस्तकार थे, दस्त बोलते हैं हाथ, दस्त कातिल, कातिल के हाथ। चुप है जख्म गुलू, चुप है शहीदों का लहू, दस्त कातिल है कि मेहनत का सिला मांगे हैं। सुना है? अरे यार क्या सुनते हो भाई, नहीं सुना? चुप है जख्म गुलू, जख्म जो है वो चुप हैं, चुप है शहीदों का लहू, शहीदों का लहू भी चुप है। जिनके बच्चे शहीद हो गए, जो शहीद हो गए, वो लोग भी चुप हैं। दस्त कातिल है कि मेहनत का सिला मांगे हैं। कातिल के हाथ भी क्या मांग रहे हैं? मेहनत का, मतलब मैंने उसको कत्ल किया, पैसे चाहिए, मतलब कत्ल करने के भी पैसे लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और उसका और गहन वह है, अर्थ है, मैं इतना ही बता रहा हूं फिलहाल। उसके लिए थोड़ा पढ़िए, किसको? असदुल्ला खां गालिब को पढ़िए, मीर को पढ़िए, है ना। चलो, तो मैं क्या बता रहा था आपको? इडम्बई, कहीं कहीं पर इलंगई भी लिखा होता है, इलंगई, तो मैंने बोला इमंडई और विलंगई। ठीक है, तो जो आपके दक्षिण वर्गीय हैं वो वलंगई हैं, जो वाम वर्गीय हैं वो क्या है? इलंगई हैं। इनमें से एक क्या है? एक अस्पृश्य माने जाते हैं और एक अस्पृश्य नहीं माने जाते हैं। यानी जो इडम्मई हैं उनकी स्थिति खराब है। इडम्मई मतलब जो दस्तकार हैं और जो क्या कर रहे हैं, हस्तशिल्प वाले हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। विलंगई कई अधिक अधिकार युक्त हैं। विलंगई क्या है? कई अधिक अधिकार युक्त हैं। ये कभी क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना भाई, यूपी से ही निकले हैं, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो अब क्या होता है। तो वही, कितना टाइम हो गया? 50। ठीक है, तो जैसे 99.99 करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर रोक देते हैं। मैं इसके बाद मध्यकालीन कराऊंगा।